Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of suit by or against the government and the public officers under CPC. Now, students, let's begin with the topic. This particular provision has been provided under Section 79, Section 80, Section 81, and Section 82, as well as Order 27. Now let's begin. What does Section 79 says? According to the provision, a suit can be filed against or by the government. हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है. अगर सूट फाइल किया जाता है बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इन दैट केस वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फाइल किया जाएगा या फिर यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट सूट में रिप्रेजेंट होगी. एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट है, इफ इट इज इन दी नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देन इन दैट केस, या फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, देन इन दैट केस इट नीड टू बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट इज, लेट्स कम टू सेक्शन 80. व्हाट डज सेक्शन 80 सेज? जब कभी भी हम बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करते हैं तो एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो हमें कंप्लाई करना होता है. ये मैंडेटरी प्रोविजन को हम स्टैट्यूटरी नोटिस बोलते हैं. If the individual want to file a suit against the government, फिर वो सेंटर हो या स्टेट हो, serving the notice to the government or a public officer is mandatory. हम बिना उसको नोटिस दिए उनके अगेंस्ट में, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हम उनके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं. ये एक तरीके का कंडीशन प्रेसिडेंट है which need to be complied prior to the filing of the suit against the government. That is to say, if the individual want to file a suit against the government, center or a state, serving the notice to the government or the public officer is mandatory. This is the condition precedent for filing a suit against the government. This provision prohibits the filing of the suit against the government or the public officer until the expiration of 2 months after delivery of notice to the officer named in the provision. कहने का मतलब है ये प्रोविजन जो है सेक्शन 80 का, ये हमको प्रोहिबिट करता है कि जब तक 2 महीने का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता. ये 2 महीने का टाइम पीरियड कहाँ मेंशन होगा? ये 2 महीने का टाइम पीरियड जो नोटिस हमने बेसिकली गवर्नमेंट को देना है, मैंडेटरी नोटिस देना है, उस नोटिस में 2 महीने का टाइम पीरियड मेंशन होगा. तो जब तक ये 2 महीने का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, कहने का मतलब है नोटिस में जो हमने 2 महीने का टाइम दिया है, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परमिशन टू फाइल द सूट विदाउट सर्विंग दी नोटिस. इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिना नोटिस के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि कोर्ट कंसिडर करता है, जिस सिचुएशन में कोर्ट हमको विदाउट सर्विंग 2 months नोटिस टू द गवर्नमेंट भी परमिट करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट. इन केस ऑफ इमीडिएट रिलीफ इज सॉट, अगर हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो कोर्ट हमको उस इमीडिएट रिलीफ को देखते हुए अलाउ कर सकता है कि हम इंस्टीट्यूट करें सूट against the government or against any public officer even without serving such notice to this particular government. ये जो नोटिस हम बेसिकली गवर्नमेंट को देना कंपलसरी होता है, इसे हम स्टैट्यूटरी नोटिस कहते हैं. ऑर्डिनरी सिचुएशन में जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल करते हैं तो उससे फाइल करने से पहले हमें कोई नोटिस देना ये जरूरी नहीं होता है. दैट इज नॉट कंपलसरी. हाँ, अगर आपने दिया है तो ये बात अच्छी है, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो serving that particular notice was not mandatory. But this is not the case wherein if you want to file a suit against the government, अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, then in that case आपको मैंडेटरी ये नोटिस देना ही पड़ेगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, ठीक है, देन इन दैट केस पहले आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, इमीडिएट रिलीफ बताना होगा, और उसके बाद में ही कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करें या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल करें, इवन विदाउट सर्विंग सच नोटिस टू द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिसर. बट इन केस कोर्ट
will not grant any relief in the suit without hearing the defendant. कोर्ट ने परमिट तो कर दिया आपको सूट फाइल करने के लिए विदाउट सर्विंग दी नोटिस, और अब मैटर जो है वो सपोज हेयरिंग के लिए आ गया। हेयरिंग के लिए आ गया मतलब अब क्या होगा, दोनों भी पार्टीज को बिना सुने, एंड मोर स्पेसिफिकली डिफेंडेंट को बिना सुने। डिफेंडेंट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डिफेंडेंट गवर्नमेंट है, तो डिफेंडेंट को बिना सुने कोर्ट किसी भी तरीके का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। पब्लिक ऑफिसर को बिना सुने किसी भी तरीके का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। लेकिन यदि हेयरिंग के दौरान पार्टीज जो हैं उन्होंने जो भी स्टेटमेंट किए हैं उसके हिसाब से यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई इमीडिएट रिलीफ की जरूरत नहीं है ग्रांट करने की, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ गिविंग इमीडिएट रिलीफ टू द party, then in that case court जो है would return that plaint, and that plaint so returned may be presented only after complying with the requirement of the notice. कोर्ट जो है वो प्लेंट वापस कर देगा और बोलेगा कि आप पहले क्या करो, नोटिस का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो, पहले स्टैट्यूटरी नोटिस गवर्नमेंट को दो, उसमें 2 महीना टाइम पीरियड जाने दो, और उसके बाद में ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स टाइम पीरियड आप क्या करो, कोर्ट में वापस आओ। ठीक है ना, हमने बार बार यहाँ पे जिक्र किया है पब्लिक ऑफिसर का, तो लेट अस सी हु इज अ पब्लिक ऑफिसर सो फार एज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली डेफिनेशन जो है वो तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में दे दी गई है। उसके हिसाब से एवरी जज, एवरी मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, देन कमीशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन। Next is every officer of the court of justice and of the government who performs the duty would be considered to be a public officer for the purposes of this particular section. Now, requirement for before filing of the suit against the public officer. Let us see क्या क्या requirement है अगर हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको यदि पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, देन इन दैट केस उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करना जरूरी है। नाउ लेट अस सी क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनको हमको मीट आउट करना जरूरी है। सबसे पहले, फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपेटिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। हम पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में जो कोई भी सूट फाइल करते हैं उसमें अगर ये प्रोविजन की हमको हेल्प चाहिए तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पब्लिक ऑफिसर के ऐसे किसी एक्ट के अगेंस्ट में हम ये सूट फाइल कर रहे हैं जो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के दौरान किया है, और इसीलिए ये जरूरी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल करने से पहले उसको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस जो है वो पब्लिक ऑफिसर को जो मैनर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस मैनर में से किसी एक मैनर के तहत डिलीवर करना होगा, एंड साथ ही साथ हम सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स टाइम पीरियड ही क्या कर पाएंगे, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नोटिस के कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो नोटिस के कंटेंट्स में नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ। जो कोई भी सूट फाइल करने वाला है वो प्लेंटिफ रहेगा, तो ये जो प्लेंटिफ है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन और रेसिडेंशियल एड्रेस नोटिस में होना चाहिए ताकि ये पता चले कि किसने नोटिस सर्व किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए नोटिस में, क्या रिलीफ मांगना चाह रहा है प्लेंटिफ वो मेंशन होना चाहिए। ये जो स्टैट्यूटरी नोटिस है ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है ऐसा नेसेसरी नहीं है। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर फॉर्म of this statutory notice. Notice in a particular form is not necessary. Now, suit जो है वो dismiss नहीं किया जाएगा on the ground of technical defects in the notice. Notice में कुछ technical defects हो सकते हैं, जैसे suppose for example के तौर पे designation को लेके हो सकता है, नाम को लेके हो सकता है, clerical mistake कुछ हो सकती है, particular form में जरूरी तो है नहीं, कोई prescribed format तो बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है उसमें कहीं cause of action में कहीं कोई बेसिकली या रिलीफ जो मांग रहे हैं उसमें कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर कभी भी देखा जाए तो सूट डिसमिस नहीं होगा। तो देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द नोटिस अंडर सेक्शन 80, है ना। तो किसी भी फॉर्म में हमने नोटिस दिया और ये बात हमने सूट में मेंशन की कि भाई हमने नोटिस दिया था, अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नोटिस इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं था, तो इस ग्राउंड के ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो हमारा सूट डिसमिस नहीं होगा। दूसरा, नोटिस जो है उसमें कंटेन किया है दी आइडेंटिटी ऑफ द प्लेंटिफ, कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ क्लेम। अगर ये तीनों बातें उसके नोटिस के अंदर है देन इन दैट केस हम कहेंगे वो नोटिस वैलिड है।
नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एरर और अ टेक्निकल डिफेक्ट इन द नोटिस, यदि नोटिस में कोई एरर है या फिर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, देन इन दैट केस सूट इस ग्राउंड के ऊपर डिसमिस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टैट्यूटरी नोटिस भी हमने बना लिया। अब स्टैट्यूटरी नोटिस को डिलीवर हम कैसे करेंगे, तो देखा जाए तो इसके 3 तरीके हैं। ये 3 में से किसी भी एक तरीके को हम ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी नोटिस टू द गवर्नमेंट और टू द पब्लिक ऑफिसर। सबसे पहले पर्सनल डिलीवरी हम कर सकते हैं, दूसरा बाय लिविंग अ नोटिस एट द ऑफिस ऑफ द नोटिसी हम कर सकते हैं, एंड थर्ड इज हम रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम मान लीजिए सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं जिसमें कि हम रेलवे डिपार्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, हम कहाँ सूट फाइल कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहे हैं, हम सूट फाइल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिसमें कि रेलवे डिपार्टमेंट नहीं इंक्लूडेड है। तो हमको किस जगह जाके नोटिस देना पड़ेगा या नोटिस कौन से एड्रेस पे देना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी टू दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ठीक है। अगर हम मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहे हैं लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं या रेलवे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहे हैं या रेलवे डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है, देन इन दैट केस जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे। नेक्स्ट इज, अगर हम मान लीजिए सूट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं, देन इन दैट केस चीफ सेक्रेटरी या फिर ऑफिसर जो भी अथोराइज्ड होगा उस गवर्नमेंट के द्वारा उसको हमको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। यदि हम सूट फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, देन इन दैट केस वो स्टेट गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होगा या फिर जो कलेक्टर होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे जाके हम सूट फाइल करें। अगर मान लीजिए हम सूट फाइल कर रहे हैं किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, देन इन दैट केस वो पब्लिक ऑफिसर को हम बेसिकली जाके नोटिस देंगे या फिर उसके ऑफिस में हम नोटिस उसके ऑफिस एड्रेस पे सेंड कर देंगे। ठीक है। Now, statement in plaint. A plaint must be presented only upon the expiration of 2 months after the notice has been duly served upon the government और दी पब्लिक ऑफिसर। यानी कि जो भी प्लेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये बात तो तय है अभी कि हमको ओनली आफ्टर 2 मंथ्स एक्सपायरेशन पीरियड में ही के बाद ही करना है। ठीक है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ये नोटिस जो है ये गवर्नमेंट को सर्व हो गया है, पब्लिक ऑफिसर को सर्व हो गया है और इस नोटिस को हमने सर्व कर दिया है, 2 मंथ का टाइम पीरियड हमने गवर्नमेंट को दिया है। इस चीज का स्टेटमेंट आपको आपके प्लेंट में लिखना है। Next is a statement that a notice according to the section 80 has been served upon the defendant. ये चीज आपको आपके प्लेंट में मेंशन करनी है। Now next is requirement of notice may be dispensed within an urgent within case of urgency। तो कहने का मतलब है जैसा इसके पहले हमने देखा कि अगर अर्जेंट हमको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, क्या चाहिए हमको, यदि इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है नोटिस में चले जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम डिस्पेंस कर सकते हैं, बट उसके लिए व्हाट इज नेसेसरी, कोर्ट का परमिशन इज नेसेसरी। इन केस अर्जेंट रिलीफ इज नीडेड, अ सूट में बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट or any public officer without giving statutory notice, but the permission of the court is necessary. No relief shall be granted without hearing the defendant. If upon hearing the parties, the court is satisfied that no immediate relief is required, the court shall return the plaint. Court क्या कर देगा, plaint return कर देगा। ठीक है। द प्लेंट सो रिटर्न, और इस तरीके का प्लेंट जो रिटर्न किया गया है इसको हम वापस से कब प्रेजेंट कर सकेंगे, ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस। नाउ ये जो स्टैट्यूटरी नोटिस बेसिकली हमको देना है गवर्नमेंट को अगेंस्ट, जब भी हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं तो हमको ये स्टैट्यूटरी नोटिस देना है। तो व्हाट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी नोटिस। अब देखा जाए तो कुछ ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली स्टैट्यूटरी नोटिस के। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर टू रिकंसिडर द मैटर इन द लाइट ऑफ सेटल्ड लीगल पोजीशन। तो कहने का मतलब है हम एक तरीके से गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो चाहे तो मैटर को वापस से रिकंसिडर कर सकते हैं सेटल्ड लीगल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर ऐसा अपीयर होता है कि जो क्लेम है प्लेंटिफ का वो जस्ट एंड प्रॉपर है, नोटिस पढ़ने के बाद में यदि गवर्नमेंट को ऐसा अपीयर होता है
कि प्लेंटिफ का क्लेम जस्ट एंड प्रॉपर है, तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑफिसर whosoever is the case may be, वो एप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 2 months टाइम पीरियड जो हमने उनको दिया है, और इस तरीके से वो हमारे क्लेम को सेटल डाउन कर देंगे। दोनों भी टाइम और मनी जो है इसकी बचत होगी और लिटिगेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सकेगा। सेक्शन 80 जो है वो एक तरीके का मैंडेटरी प्रोविजन है और इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी को कंप्लायंस करके हम ऊपर के 3 ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉट कोर्ट कैन डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटूटरी ड्यूटीज, स्टेटूटरी नोटिस। तो कहने का मतलब है कोर्ट जो है इस तरीके के स्टेटूटरी नोटिस के रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है सिर्फ परमिशन दे सकता है कि ठीक है अर्जेंट इमीडिएट रिलीफ जब चाहिए तो आप स्टेटूटरी नोटिस के रिक्वायरमेंट को टाइम बीइंग के लिए आप बेसिकली डिस्पेंस कर रहे हैं, लेकिन यदि कोर्ट को आगे जाके ऐसा लगता है कि there was no need of urgent relief, then in that case कोर्ट आपके क्लेम को रिटर्न भी कर सकता है और बोल सकता है कि आप इसको अभी प्रेजेंट करेंगे केवल तब जब आप स्टेटूटरी नोटिस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस सी अ केस लॉ which deals with actually the objective or the object behind the notice, statutory notice. State of AP versus Pioneer Builders. The very purpose of the notice under the section 80 is to give the government sufficient notice of the suit which is proposed to be filed against it so that it may reconsider the decision and decide for itself whether the claim could be accepted or not. तो पर्पस क्या है सेक्शन 80 का? एक तरीके से गवर्नमेंट को सफिशिएंट तरीके से नोटिस देना कि आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है, इसीलिए आपने जो भी डिसीजन लिया है आपका या आपने जो भी डिसाइड किया है उसको क्या करो रिकंसिडर करो, और रिकंसिडर करने के बाद में आप या तो क्लेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नॉट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो हम आपके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं करेंगे, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट में क्या करेंगे सूट फाइल करेंगे। Now, exemption from arrest and personal appearance has been provided under section 81. अब यहाँ पे सूट जो है जब इंस्टीट्यूट किया जाता है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में ऐसे किसी एक्ट के लिए विच ही हैज डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसमें हम पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी जो है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उसका पर्सनल अपीयरेंस जो है वो भी एग्जम्प्ट कर दिया जाता है इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसका एब्सेंट इन हिज ऑफिस वुड कॉज डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस। Execution of decree has been provided under section 82. Now what do we mean by the term execution of a decree? No execution or shall be issued on any decree passed against the government or the public officer unless it remains unsatisfied for 3 months from the date of the decree. अब देखिए एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डिक्री को इम्प्लीमेंट करना या फिर एनफोर्स करना। ठीक है, तो अब डिक्री को इम्प्लीमेंट करना है या एनफोर्स करना है तो डिक्री हमारे पास में होनी चाहिए। डिक्री जैसे हमारे पास में आ जाती है उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या एनफोर्स कर सकते हैं, ये बात हो गई नॉर्मल सिचुएशन की। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्चुअली अगर पार्टी होती है सूट में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है और पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री से लेके 3 मंथ्स का टाइम पीरियड तक वी हैव टू वेट। हमको ये 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में वेट करके ये देखना है कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर हमारे क्लेम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं देन इन दैट केस ओनली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ्स टाइम पीरियड हम क्या कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं। The provision shall apply to an order or the award if it is passed against the government or a public officer and is capable of being executed as a decree. ये जो provision है ऐसे सारे orders या award के लिए applicable होगा जो कि actually execute किए जा सकते हैं as a decree करके। Next, procedure in a suit by or against the government. अब ये जो प्रोसीजर है वो सूट में जो कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट जब हमारे अगेंस्ट में डालती है तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लाई करना पड़ता है। तो ऑर्डर 27 रूल 1, 2, 3, 4, 5, 5B, 6 एंड 8A में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है। तो रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 कहता है कि द केस जहां पे गवर्नमेंट फाइल करती है सूट तो गवर्नमेंट प्लेंटिफ बन गई।
है ना। एंड अगर इंडिविजुअल फाइल करता है सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट बन जाता है। तो जो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट जो भी केस है जिसमें भी बेसिकली गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट को फाइल करना है, चाहे प्लेंट की बात करो चाहे रिटन स्टेटमेंट की फाइल करो, वो साइन किया जाएगा ऐसे ही पर्सन के द्वारा जो कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है। अब प्लेन जो है वो वेरीफाइड किया जाएगा साथ ही ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है और साथ ही साथ एक्वेंट है विद द फैक्ट ऑफ द केस, विद द फैक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से जो एक्वेंट है ऐसे ही पर्सन के द्वारा उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। Next is what Rule 2 and 4 provides. Rule 2 and 4 says that a person जो भी authorized to act for a government है उसे हम recognized agent कहेंगे और ये वो person होगा जो कि competent होगा सारे necessary applications करने के लिए, appearances करने के लिए, act on behalf of government करने के लिए। For example के तौर पे गवर्नमेंट प्लीडर जो है ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट ने जो भी प्रोसेस इशू किए हैं उन सब प्रोसेसेस को रिसीव करने का काम गवर्नमेंट प्लीडर करता है। नेक्स्ट इज रूल 3 क्या बोलता है, रूल 3 ये बोलता है कि नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये कॉस्ट टाइटल में प्लेंट के दिया जाना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्टी है तो सूट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से डाला जाएगा और अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है तो सूट जो है वो द स्टेट के नाम से डाला जाएगा। रूल 5 क्या बोलता है, रूल 5 ये बोलता है कि कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा जिसमें कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या रीजनेबल टाइम देगा जिसके दौरान गवर्नमेंट नेसेसरी कम्युनिकेशन कर सकती है, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है अपने प्लीडर को ताकि उनका प्लीडर कोर्ट में अपीयर हो एंड आंसर कर सके। कोर्ट जो है वो एक्सटेंड भी करेगा टाइम, कोर्ट को ये टाइम एक्सटेंड करने का डिस्क्रिशन है लेकिन किसी भी सूरत में 2 महीने के ऊपर टाइम एक्सीड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल 5B क्या बोलता है, रूल 5B ये बोलता है कि जब कभी भी गवर्नमेंट इज अ पार्टी इन अ सूट देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो हमेशा एफर्ट लेगा ताकि वो पार्टीज को हेल्प करे पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए। रूल 6 क्या बोलता है, अगर गवर्नमेंट लीडर अकम्पेन्ड नहीं है मान लीजिए ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि आंसर कर सकता है मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के अटेंडेंस को कंपलसरी भी कर सकता है। रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8A बोलता है कि द सिक्योरिटी जो भी मेंशन की गई है ऑर्डर 40 में, रूल 5 एंड 6 में वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगी गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 40 जो है वो तो डील करता है रिसीवर्स के बारे में, तो ऑर्डर 40 रिसीवर में रूल 5 और 6 क्या बोलता है कि जब किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एज अ रिसीवर करके तो दैट पर्टिकुलर रिसीवर हैव टू फर्निश अ सिक्योरिटी बिफोर द कोर्ट बट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल हियर फॉर द रीजन हियर द पार्टी इटसेल्फ इज व्हाट अ गवर्नमेंट। यहाँ पे एक पार्टी टू द सूट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है और इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर 40 रूल 5 एंड 6 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। नाउ प्रोसीजर क्या होगा जब हम सूट बाय और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर फाइल करेंगे, तो जब हम सूट बाय और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर फाइल करेंगे तो उसका प्रोविजन जो है वो रूल 5A, रूल 5B, 7, 8 एंड 8A में दिया गया है। नाउ लेट अस सी क्या है, तो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन डील्स विद द सूट बाय और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर फॉर एन एक्ट डन और परटेकिंग टू बी डन by him in his official capacity। रूल 5A क्या बोलता है, रूल 5 ये बोलता है कि अगर सूट जो है वो फाइल किया जाना है किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में ऐसे किसी एक्ट के लिए जो कि उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको ज्वाइन करेगी एज अ पार्टी इन द सूट। तो जब कभी भी आप देखेंगे किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया है तो ही विल बी कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट नंबर 1 और नीचे जो है वो रहेगा डिपेंडेंट नंबर 2 और डिपेंडेंट नंबर 2 में ये पब्लिक ऑफिसर जिस गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो नीचे रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो नीचे रहेगा द स्टेट। तो इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसको क्या बनाया जाएगा, पार्टी टू द सूट बनाया जाएगा। नाउ कम टू रूल 5B। रूल 5B क्या बोलता है, कोर्ट हमेशा एफर्ट करेगा पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाने की एंड किसी भी स्टेज में यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेटलमेंट हो सकता है बट उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को और पार्टी को टाइम देना पड़ेगा, देन इन दैट केस प्रोसीडिंग जो है वो एडजर्न कर देगा कोर्ट ताकि पार्टीज सेटलमेंट तक पहुंच सके। नाउ रूल 8, व्हाट डज रूल 8 सेज, रूल 8 ये कहता है कि इफ द गवर्नमेंट अंडरटेक
कि वो डिफेंड करेगी सूट को अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर। तो गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट लीडर को अथॉरिटी देगी और वो बोलेगी कि आप कोर्ट में अपीयर हो और आंसर करो प्लेंट को। लेकिन यदि गवर्नमेंट ने इस तरीके की अथॉरिटी गवर्नमेंट लीडर को नहीं दी, देन इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि केस जो है वो दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में चल रहा है, दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में चल रहा है। डिफेंडेंट जो है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा अगर डिफेंडेंट जो है वो एज अ पब्लिक ऑफिसर उसके अगेंस्ट में सूट किया जाता है। Next, अगर public officer is a defendant and before answering the plaint he desires to make a reference to the government, he may apply to the court for extension of the time fixed in the summons. कहने का मतलब है जो summons basically public officer को मिला है उसमें एक particular date दी गई है, उस date को court में public officer को हाजिर होना है। लेकिन यदि पब्लिक ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो कोर्ट में किसी भी तरीके का रिप्लाई दे उससे पहले वो गवर्नमेंट से बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन चाहता है या गवर्नमेंट को रेफरेंस देना चाहता है, देन इन दैट केस वो ऐसा कर सकता है और कोर्ट उसको परमिट भी करेगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम देगा जिसमें कि वो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन ले सकता है, गवर्नमेंट में अपना मैटर रेफर कर सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वट एवर आंसर ही रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल बी मेकिंग अ रिप्लाई टू द प्लेंट। Now, upon such application, the court shall extend the time as long as it appears to be necessary. अगर जब ये एप्लीकेशन करता है कि वो रेफर करना चाहता है मैटर गवर्नमेंट को, देन इन दैट केस कोर्ट एक्सटेंड करेगा टाइम, जितना भी टाइम कोर्ट को लगता है नेसेसरी है उतना टाइम कोर्ट पब्लिक ऑफिसर को ग्रांट करेगा। Now come to Rule 8A. Rule 8A भी यही कहता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी पनिश नहीं करेगी उसी प्रकार से पब्लिक ऑफिसर भी सिक्योरिटी पनिश नहीं करेगा। और जो ऑर्डर 40 रूल 5 एंड 6 के प्रोविजन पब्लिक ऑफिसर को भी अप्लाई नहीं होंगे। So students, I hope you have understood the concept. We have covered the entire provisions relating to suit by or against the government. Thank you for attending this session. Thank you.